नमस्कार। आपदा का सामना के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को आपस में जोड़ने की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण आपस में बहुत ही घनिष्ठ तौर पर जुड़े हुए हैं और इन दोनों को संबोधित करना एक स्थायी और समुत्थानशील भविष्य के निर्माण के लिए काफी महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन ने प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में काफी वृद्धि की है और मौजूदा आपदा जोखिम संवेदनशील समुदायों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को आगे और बढ़ा सकता है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से सामाजिक और आर्थिक परिणाम भी हो सकते हैं, जिससे द्वंद्व और प्रवासन का जोखिम भी काफी बढ़ सकता है, जो देशों और क्षेत्रों की स्थिरता को प्रभावित भी कर सकता है। इन आपदाओं से पैदा जोखिम तब और भी बढ़ सकते हैं जब समुदाय तैयार नहीं होते हैं और जब उनके पास बदलती जलवायु के अनुकूल होने के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना, संसाधनों और ज्ञान की भी कमी होती है। इसलिए सतत विकास सुनिश्चित करने और एक सहनशील बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को संबोधित करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के इस अंक में हम इन तमाम अहम विषयों पर विस्तार से करेंगे चर्चा और इस चर्चा में हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं राजेंद्र सिंह जी, जो कि सदस्य हैं एनडीएमए के। नमस्कार। साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं राजेंद्र रत्नू जी, जो कि कार्यकारी निदेशक हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के। और साथ ही साथ हमारे साथ तीसरी खास मेहमान हैं अंजलि अग्रवाल जी, जो कि को फाउंडर हैं एक एनजीओ के जिसका नाम है सामर्थ्यम। आप तीनों ही मेहमानों का इस बहुत ही खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत राजेंद्र सिंह सर आपसे सबसे पहले। और ये जिस टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण का और जलवायु परिवर्तन का जो इम्पैक्ट है, जो उसका प्रभाव है, हम सभी उससे दो चार आज की तारीख में हो रहे हैं। मेरा सवाल सर आपसे कि जलवायु परिवर्तन जो है, क्लाइमेट चेंज, वो आपदा जोखिम में हम जब कहते हैं कि उसके आपदा जोखिम में कमी ला सकते हैं, इसके जरिए कैसे संबंधित रखता है और इसमें कैसे क्लाइमेट चेंज में और आपदा जोखिम में क्या कुछ संबंध है, कैसे हम कमी ला सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा है कि जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण जी, ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बहुत घनिष्ठ संबंध है इन लोगों में जी। जब हमें कहीं भी कुछ चीज़ देखनी होती है तो इन दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ता है, इस पर विचार करना पड़ता है और इनको साथ साथ हमें संबोधित करना पड़ता है। संबोधित इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अस्थायी और समुत्थान निर्माण के लिए, भविष्य निर्माण के लिए इन दोनों का साथ में रहना जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि जब जो भी हमारे संवेदनशील क्षेत्र हैं उन एरिया में अगर हम इन दोनों को साथ लेके नहीं चलते हैं तो उस एरिया में वहाँ के लोगों के लिए इसका हर्जाना जो है भुगतना पड़ता है। और जैसे कि कहा है, आपने भी कहा है कि देश में जो है आने वाले टाइम में आपदाओं में वृद्धि हुई है, फ्रीक्वेंसी में वृद्धि हुई है, तीव्रता में भी वृद्धि हुई है। उसके अनुसार जो समुदाय इस चीज़ों के लिए तैयार नहीं है, भविष्य में अगर उन्होंने अपनी तैयारी पूरी नहीं की है तो मैं समझता हूँ कि उनको जो है वहाँ के आगे आने वाले टाइम पे उनको जो है काफ़ी नुकसान इसका उठाना पड़ सकता है। इसके लिए उनको मेरी रिक्वेस्ट यही है कि उनको अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग और कैपेसिटी डेवलपमेंट पे जो है बहुत ध्यान देना है ताकि वो अपने को सुरक्षित कर सकें और अपने क्षेत्र को अच्छी तरह से देखभाल कर सकें। एक मेरा सवाल ये भी होगा कि अभी कुछ ही दिनों के बाद हम जानते हैं कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर एक राष्ट्रीय मंच का आयोजन किया जाना है। उसका भी जो विषय है सर वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसका विषय भी है कि बदलती जलवायु में स्थानीय समुत्थानशीलता। और जब हम इस विषय पर आज हम बात कर रहे हैं, जब आपने कहा कि उस कैपेसिटी को हमें बिल्डअप करने की जरूरत है, रत्नू सर, क्लाइमेट चेंज हमारे सामने है और ये एक हकीकत है, ये एक रियलिटी है, लेकिन हमारी सरकार, हमारा जो समाज है, जो लोकल लोग हैं, वो इस क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने आप को कैसे
उसको देखें, समझें और उस हिसाब से अपने आप को रेजिलिएंट बनाएं ताकि जो इम्पैक्ट है उस पर उनका कम से कम हो सके? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लोगों को, द ह्यूमन बीइंग, जो व्यक्ति हैं, उनको इस पूरे डायलॉग में, इस पूरे संवाद के केंद्र में लाना। और ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि जो वैश्विक स्तर पर जो पर्यावरण और जो जलवायु परिवर्तन की चर्चा चल रही थी, उसमें कहीं न कहीं ये एक बहुत ही बड़ा एक गैप था, एक बहुत बड़ा एक मिसिंग लिंक था कि हम बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी की, हम बात कर रहे थे प्रोडक्शन की, कार्बन एमिशन की, लेकिन जिस उपभोग के कारण, जिस ह्यूमन एक्शन के कारण ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जो कम्युनिटी जिनको कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज भी बनाया जा सकता है, उन्हें इस परिवर्तन का जरिया भी बनाया जा सकता है, वो एक बहुत मिसिंग डायमेंशन थी। तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो एक लाइफ का एजेंडा दिया, लाइफ स्टाइल फॉर चेंज फॉर एनवायरमेंट, वो कहीं न कहीं इसी बात की तरफ इंगित करता है। इसी तरह उन्होंने जो डिजास्टर मैनेजमेंट में 10 पॉइंट एजेंडा दिया, उसमें भी जो एजेंडा 8 है वो लोकल कैपेसिटीज बिल्ड करने की बात करता है। चाहे हम सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 जो कि 2030 तक का हमें मार्गदर्शन देता है, उसमें भी कहीं न कहीं लोकल कैपेसिटीज की बात की जाती है। तो इन सारी चीजों को, लेकिन सर, जब हम ये कहते हैं कि लोकल कैपेसिटी, जो लोकल जो कम्युनिटी है, उसको हम और भी उसको मजबूती प्रदान करें, उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स आते हैं जब हम कहते हैं कि उनको और भी उनकी कैपेसिटी को बिल्डिंग किया जाए? देखिए, उनमें ये चीज आता है कि जो आज अभी तक हमारा जो बहुत पहले से जो चला आ रहा था डिजास्टर मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क, उसमें बहुत रेस्पॉन्स और रिलीफ ओरिएंटेड था। लेकिन जैसे जैसे भारत ने तकनीकी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने प्रोग्रेस किया है, तो आज के समय में हम बहुत सारे डिजास्टर्स को पहले से फोरवार्निंग कर सकते हैं, लोगों को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसको कैसे हम मेन स्ट्रीम करें। दूसरी बात है कि हमारा जो डेवलपमेंट एजेंडा है उसके अंदर कैसे हम मेन स्ट्रीम करें। यह एनडीएमए का या एनआईडीएम का एक एजेंडा ना बनकर हर विभाग का एक एजेंडा बने, ताकि उस विभाग के जो ग्रास रूट के स्टेक होल्डर है वहां तक इसकी बात पहुंच सके। तीसरी चीज है कि रिस्क परसेप्शन और रिस्क के ऊपर जो उन लोगों की भागीदारी है, जन भागीदारी है, उसको हम कैसे सुनिश्चित करें। और सारी टेक्नोलॉजी अगर फेल हो जाती है, तभी भी अगर जो अंतिम छोर पर खड़ा हमारा व्यक्ति है, जो कि संवेदनशील, जिसको आपने बताया, राजेंद्र सिंह साहब ने बात किया कि जो हमारे संवेदनशील समुदाय जो हैं, जो हमारे वल्नरेबल सेक्शन है सोसाइटी के, जो कि डिजास्टर से बहुत एक्सपोज्ड हैं, उनको अगर हम तैयार करते हैं तो वो कैसे अपने डिजास्टर्स को कम कर सकते हैं। वो अपने घर का चाहे निर्माण करते समय वो नीचे स्तर पर नहीं करें, जो किसी आपदा से पहले वो कैसे अपने परिवार को, समुदाय को तैयार करके रख सकते हैं, और आपदा के बाद में वो कैसे उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और उसके बाद में रिकवरी में भी हम उनका अगर सहभागिता करें। तो इसी एजेंडा के साथ में आज एनआईडीएम है, वो कैपेसिटी बिल्डिंग को हर राज्य तक, हर विभाग तक और हर गांव तक ले जाना चाहती है, और यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है। मेरा सवाल अंजलि मैम आपसे है कि जब इस तरह की बातें होती हैं, उसमें आपको लगता है कि एक इंफॉर्मेशन, जो एक नॉलेज कम्युनिटी के पास, चाहे वो रूरल एरियाज की बात कर लें या फिर अर्बन एरियाज की बात कर लें, चूंकि रूरल एरियाज भी प्रोन्स अब हो चुके हैं डिजास्टर को लेकर, अर्बन एरियाज तो हैं ही, इसको आपको लगता है कि जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, अर्बन एरियाज के प्लानिंग की बात करते हैं, उस एरियाज में भी अब लोगों को भी, तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ध्यान देने की जरूरत है, तभी हम अगर इस तरह के, चाहे वो नेचुरल हो या फिर मैनमेड हो, डिजास्टर से हम अपने आप को, कम्युनिटी को, समाज को बचा कर रख सकते हैं? एब्सोल्युटली, बहुत, क्योंकि हमने ये माना है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटीज है, स्पेशली अगर हम बच्चों की बात करें या दिव्यांग लोगों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें, अगर उन तक इंफॉर्मेशन प्रायर पहुंच जाए और वो अपने आप को उस कठिन स्थिति के लिए तैयार कर ले, मानसिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी, तो ये बहुत इजी हो जाता है उस आपदा में अपने आप को डालना। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ कि जैसे अगर दिव्यांग व्यक्ति है, उनको अगर मोबिलिटी एड्स की जरूरत है, व्हीलचेयर की जरूरत है, क्रचेस की जरूरत है, और हम इस चीज का ध्यान रखें कि आपदा कभी भी किसी वक्त आ सकती है, तो हम अपने बैक के लिए रेडी रहे कि ये हमारी चीजें यहाँ है, और अगर कभी भी ऐसा कुछ डिजास्टर आता है तो हम अपने आप को प्रिपेयर कर लें और इन चीजों का इस्तेमाल कर पाए, क्योंकि इनके बिना पीपल विद डिसेबिलिटीज और ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। और दूसरी
चीज है जो इंफॉर्मेशन जो हम तक पहुंचे। अगर इंफॉर्मेशन मोबाइल के द्वारा, फोन के द्वारा आ रही है, रेडियो के द्वारा आ रही है, टीवी के द्वारा आ रही है, बहुत सारे दिव्यांग व्यक्ति ऐसे हैं जो सुन नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे या देख नहीं पा रहे, तो उनको ऑल्टरनेटिव मेथोडोलॉजी के थ्रू वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, जिससे वो भी फिजिकली मेंटली प्रिपेयर हो पाए, और बाद में जब एक बार डिजास्टर आ जाता है उस समय अपने आप को ये ना पाए कि हम तैयार नहीं थे, हमारी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसमें मैम एक बात और भी आती है कि आपने दिव्यांगजनों की बात की, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने इस पहलू को छुआ। सामान्यतया लोग इसको अपने ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन मेरा सवाल मैम ये भी रहेगा कि जब हम नॉलेज की बात करें, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ऊपर से लेके नीचे तक बात हो कि जहां से ये सूचना मिल पा रही है कि इस तरह के डिजास्टर आ सकते हैं, आप इसके लिए तैयार रहें, कम्युनिटी तैयार रहे, समाज तैयार रहे, इसमें क्या लगता है कि ये जो एक इंफॉर्मेशन का फ्लो है, अभी ठीक है हम उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे राज्यों ने इसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया है। क्या लगता है कि राज्यों का रोल भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब कोई सूचना आती है उस डिपार्टमेंट की तरफ से, उसको ले, उसको उस पर सोचे, विचार करे, और जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं उस तक वो सूचना को पहुंचाए? एब्सोल्युटली, मैं तो ये कहूंगी कि ये स्टेट पार्टनरशिप है, कम्युनिटी पार्टनरशिप है, हर व्यक्ति की पार्टनरशिप और भागीदारी की जरूरत है इसमें, और इसको स्कूलों से स्टार्ट किया जाना चाहिए, बच्चों से स्टार्ट करना चाहिए। कई बार बच्चे अपनी ये बातें माता पिता तक पहुंचाते हैं, कई बार माता पिता बच्चों तक पहुंचाते हैं, तो ये हर लेवल पे हर स्टेक होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंफॉर्मेशन किसी भी लैंग्वेज में हो, वो रीजनल लैंग्वेजेस में हो, अपनी हिंदी अंग्रेजी तो डेफिनेटली रहेगी। और इसके अलावा जैसे मैं बात करी थी, मैंने स्पेशली दिव्यांग व्यक्तियों की बात छेड़ी कि ब्रेल में अगर कोई दृष्टि बाधित है तो उसको ब्रेल में चाहिए, तो ये जो कार्रवाई है ये शुरू में होनी चाहिए, अपनी से होनी चाहिए। इसके लिए ये हम सोचे कि जब कुछ आएगा या कभी हमें कुछ नजर आएगा कि तूफान आने वाला है या फ्लड आने वाला है या भूकंप आने वाला है, तब हम विचार करना शुरू करें। द प्लानिंग मस्ट स्टार्ट नाउ, और इससे ये फायदा होगा कि हम लोग, जो लोग प्रिपेयर नहीं होते हैं, उसके लिए प्रिपेयर भी हो सके, उसका गंभीरता से सामना भी कर पाए, और इसके बाद जब आपदा आ गई उसके बाद भी हम उस मुश्किल से निकल पाए, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू की तरफ आपने ध्यान खींचा हम सभी का। इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि ब्रेल लिपि में अगर इन तरह की बातें हो, इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचे, जो दिव्यांग हैं, जो देख नहीं सकते हैं, तो वो भी अपने आप को इन आपदाओं से बचाकर रख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन्हीं कुछ खास विषयों पर एक बार फिर से अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। During a heat wave, it is our responsibility to help others and make their life easier. Offer water to vendors and delivery people who come to your home or office. You can install earthen pots with glasses outside your building for outdoor workers. Individuals or NGOs can install water points and distribute buttermilk or sharbat. Consider distributing caps, shoes, umbrellas, etc. Offering water spray to people on hot roads can make their journey more comfortable. Installing shade where people can take a break is very helpful too. Install earthen containers to give food and water to birds and animals. This summer, be kind, save a life. गर्मियों में जब तापमान 40 डिग्री पार करने लगे, ऐसे में ठंडे घर सिर्फ आराम ही नहीं, जीवित रहने के लिए भी अनिवार्य हो गए हैं। हम सभी कम लागत वाले शीतलन के आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे सोलर रिफ्लेक्टिव सफेद पेंट, ठंडी छत तकनीक, वायु रोशनी संचार और क्रॉस वेंटिलेशन, थर्मोकॉल इंसुलेशन, होलो ईंटें, छत पे घास की गठरी रखना या बेल लगाना। अगर आप नई इमारत बना रहे हैं तो सादी दीवारों की जगह कैविटी दीवार तकनीक का उपयोग करें। जाली वाली और छिरोकेदार दीवारें धूप को रोकती है और वायु प्रवाह बढ़ाती है। रंग रोगन के लिए चूना या मिट्टी जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें। कांच का उपयोग कम करें। घर के आसपास स्थानीय पेड़, लता वाली हरी दीवारें तथा इंडोर पौधे गर्मी को मात देते हैं। अमल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। जीवन में ठंडक लाएं, घर को स्वर्ग बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे, और सूचना यह है कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो राष्ट्रीय मंच है उसका तीसरा सत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है, उसका आयोजन 10 और 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली के
विज्ञान भवन में किया जाएगा। और जो विषय होगा वो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, समीचीन है। विषय है कि बदलती जलवायु में स्थानीय समुत्थानशीलता, और इस विषय पर जो विशेषज्ञ हैं वो इसमें चर्चा लेंगे। 2 दिनों का ये सत्र होगा, 10 और 11 मार्च को। इस विषय से संबंधित जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे वो हम आप तक आगे भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बढ़ेंगे एक बार फिर से अपने मेहमानों की तरफ। और राजेंद्र सिंह सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हम इस तरह की बातों को कर रहे हैं कि किस तरह से हम आपदा का जो जोखिम है उसको न्यूनीकरण की दिशा में आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं। आज की तारीख में इस विषय पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है, कैसे वो इस विषय पे समझती है इन बातों को, और उनका रुख क्या है इस पूरे विषय पर? देखिए, सरकार का इस पे दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। जन भागीदारी और सबका जो है इसमें भागीदारी होनी जरूरी है, चाहे उसमें राज्य सरकार हो, स्थानीय प्रशासन हो, एनजीओ हो, साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस हो, स्कूल हो, शैक्षणिक संस्थान हो, जितनी भी एजेंसीज हैं। इसके लिए भारत सरकार ने 2013 में एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था, नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि न्यूनीकरण के लिए लिया था। इसमें हम लोग सब लोगों को बुलाते हैं, और पहली मीटिंग जब 2013 में हुई थी इसकी, उस समय एक हमने इसकी थीम रखी थी, रिस्क टू रिलीजियंस, कि जोखिम से कैसे हम समुत्थान की तरफ बढ़े। और 2017 में जब हम देखा, जब हमने इसको दोबारा इसकी जो सेकंड मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इसकी जो थीम थी वो थी पूरे भारत को कैसे समुत्थान के रास्ते पर लाया जाए, पूरे भारत को। और उसमें मेन जो था उसमें यह था कि सेंडाई फ्रेमवर्क और जो माननीय प्रधानमंत्री का जो 10 पॉइंट एजेंडा था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 पॉइंट एजेंडा दिया है भारत को और पूरे विश्व को दिया है, उसको कैसे हम डे टू डे कार्य में लेके आए, ताकि हमारे भारत का सतत विकास जो है ना रुके, और सतत विकास को ना रोकने के लिए, बाधित ना हो, उसके लिए हम सब लोगों को ये DRR से जुड़ना पड़ता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितनी भी स्कीम आज भारत सरकार ने बनाई है, चाहे वो रेलवे की है, रोड की है, एयर्स की है, हॉस्पिटल की है, हर एक में, हर स्कीम में आज DRR का इनपुट जो है जरूर होता है कि उसमें कैसे जोखिम को किया जा सके। और जब ये 3 हो चुकी हैं 2 मीटिंग, तीसरे मीटिंग के लिए जो हमारा जो इस समय जो थीम है वो है कि लोकल लेवल पे कैसे समुत्थान को बढ़ावा दिया जाए। और एक बहुत, अगर हम इस चीज में कामयाब होते हैं आज के दिन में, तो मैं समझता हूं कि 2030 का जो भारत का एक नारा है, भारत ने एक अपने को एक गोल सेट किया, अपने लिए एक टारगेट अपने ने सेट किया है। मैं समझता हूं कि इन तीनों के परिदेश में 13, 17 और 23 के प्रदेश में हम देखते हैं कि 23 तक जो है हमने काफी कुछ पा लिया है, और जिन क्षेत्रों में अभी हम नहीं पहुंच पाए उन क्षेत्रों में कोशिश ये है कि उन क्षेत्रों को भी हम पाए। ठीक है रत्नू सर, आपसे एक सवाल, फिर ब्रेक पे हम जाएंगे, कि आपको क्या लगता है कि जो एक रेगुलर इंटरवल पे हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है आज की तारीख में डिजास्टर से निपटने के लिए, उन सभी का भी आपकी नजर में, आपका ओपिनियन, एक रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए कि वो कितने कारगर हैं, कितने नहीं हैं, अगर उसमें नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है तो वो भी हमें देने चाहिए। एक रेगुलर असेसमेंट होने की जरूरत है क्या? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और यही पे बात आती है कि जो डिजास्टर DRR का एजेंडा है उसको कैसे हमें, ये मैंने जैसे पहले भी कहा कि NDMA और NIDM का एजेंडा नहीं रह के हम इसमें एक फैसिलिटेटर और कैटलिस्ट का रोल अदा करें, और जो विभाग हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। और इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक दिशा में एक पॉलिसी चेंज भारत सरकार में हुआ है, और जिससे जुड़ने का और जिसे ड्राफ्ट करने का प्राइम मिनिस्टर के विजन को मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था, वो है PM गति शक्ति। बिल्कुल, PM गति शक्ति, यही चीज जो आज DRR के फील्ड में चैलेंज है, वही आज इकोनॉमिक मिनिस्ट्रीज को और इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री के बीच में था। उस फासले को कम करने के लिए एक समग्र योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग प्रोसेस को डेवलप करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने एक विजन दिया कि इन दोनों के साइलोज को तोड़ना चाहिए। बिल्कुल, और जो प्रोजेक्ट्स है उसमें जब प्लानिंग होती है तो वो इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। वही चीज आज जरूरत है कि जब हम DRR की बात करते हैं तो यह किसी विभाग का मुद्दा नहीं रहे, ये साइलोज ब्रेक होने चाहिए, और सारे विभाग एक साथ मिलकर इन स्टेक होल्डर्स को काम करने की जरूरत है, तभी हम उस दिशा में और भी आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल, हम रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए, और आप देखते रहिए DD न्यूज, और इस पर हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो जलवायु
परिवर्तन हो रहा है और उस दिशा में आपदा जोखिम को हम कैसे और भी न्यूनीकरण कर सकते हैं, इस पर आज हम बात कर रहे हैं। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए DD। During a heat wave, it is our responsibility to help others and make their life easier. Offer water to vendors and delivery people who come to your home or office. You can install earthen pots with glasses outside your building for outdoor workers. Individuals or NGOs can install water points and distribute buttermilk or sharbat. Consider distributing caps, shoes, umbrellas, etc. Offering water spray to people on hot roads can make their journey more comfortable. Installing shade where people can take a break is very helpful too. Install earthen containers to give food and water to birds and animals. This summer, be kind, save a life. गर्मियों में जब तापमान 40 डिग्री पार करने लगे, ऐसे में ठंडे घर सिर्फ आराम ही नहीं, जीवित रहने के लिए भी अनिवार्य हो गए हैं। हम सभी कम लागत वाले शीतलन के आसान तरीके अपना सकते हैं, जैसे सोलर रिफ्लेक्टिव सफेद पेंट, ठंडी छत तकनीक, वायु रोशनी संचार और क्रॉस वेंटिलेशन, थर्मोकॉल इंसुलेशन, होलो ईंटें, छत पे घास की गठरी रखना या बेल लगाना। अगर आप नई इमारत बना रहे हैं तो सादी दीवारों की जगह कैविटी दीवार तकनीक का उपयोग करें। जाली वाली और छिरोकेदार दीवारें धूप को रोकती है और वायु प्रवाह बढ़ाती है। रंग रोगन के लिए चूना या मिट्टी जैसी प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करें। कांच का उपयोग कम करें। घर के आसपास स्थानीय पेड़, लता वाली हरी दीवारें तथा इंडोर पौधे गर्मी को मात देते हैं। अमल करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। जीवन में ठंडक लाएं, घर को स्वर्ग बनाएं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम आपदा का सामना, और आपदा का सामने में आज हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण की। हमारे पास समय की कमी है। एक आखिरी सवाल और उस पर आखिरी कमेंट। अंजलि मैम, आपके पास मैं आना चाहूंगा। और आने वाले दिनों में चूंकि अब हमने देखा है कि बहुत सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड की बात हो, और बहुत सारे राज्यों में नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम सभी सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, व्यक्तिगत तौर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी हम अपने आप को कितने तैयार करके रखें ताकि इस तरह की कोई आपदा अगर आती है हम उसके लिए बिल्कुल तैयार रहें? बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को जान लें और समझ लें कि लीव नो वन बिहाइंड, और लीव नो वन बिहाइंड का जो सतत विकास लक्ष्य का ये मोटो है कि कोई भी पीछे ना छोड़ पाए, तो उसमें जरूरी है कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस तरह से करें कि जिसमें आपदा के आने पर, जहां पर अगर कोई जोखिम है और उसमें अगर शेल्टर लेना हो तो स्कूल्स को तैयार करें, हॉस्पिटल्स को तैयार करें। और बहुत बहुत जरूरी है कि इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए कि अगर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर कोई शेल्टर पे जाने की उसको जरूरत है तो नियरेस्ट शेल्टर कौन सा पड़ेगा। तो इस पे इंफॉर्मेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटी बिल्डिंग में मैं ये बात कहना चाहूंगी, ऐड करना चाहूंगी कि हम अपने शेल्टर होम्स है या अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाए कि वो भी रेजिलिएंट हो। उनको इस तरह के मटेरियल से बनाए कि अगर कोई आपदा आ जाए तो वो जल्दी गिरे नहीं, टूटे नहीं, और अगर होता भी है तो उससे होने वाले लोग जो विकलांग होते हैं वो ना हो। बिल्कुल। हाँ, जो मैम आप जो कह रहे हैं वही बात, आपदा के टाइम पे भी जब डिजास्टर्स आते हैं, बिल्कुल। लेकिन राजन सर जी वही बात मैम, आपकी बातों को मैं इनके सामने रखना चाह रहा था कि हमें जो प्रकृति बेस्ड, जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है उसकी तरह एक बार फिर से हमें जाना होगा, तभी हम इस तरह के रिस्क को और भी कम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि हमें नेचर बेस पे ही जाना पड़ेगा और उसके लिए हमें सतर्क, सचेत और समर्थ बनना पड़ेगा। जब तक हम सचेत नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे और समर्थ नहीं बनेंगे, तब तक हम नेचुरल बेस पे नहीं पहुंच पाएंगे और हमें उसी तरफ जो है अपना ध्यान केंद्रित। तो कहने का मतलब कि आप अपने जीवन को और पद्धति को, जो आपका दिनचर्या है, उसमें प्रकृति की तरफ जाइए। प्रधानमंत्री ने कहा कि लाइफस्टाइल जो मंत्र है उसको अगर आप अडॉप्ट कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के रिस्क को और हम कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी है हमारे दर्शकों को। दोहरा दो वो सूचना की आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए जो राष्ट्रीय मंच है उसका तीसरा सत्र का आयोजन होने वाला है, और तीसरे सत्र का आयोजन 10 और 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा।
और जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय है कि बदलती जलवायु में स्थानीय समुत्थानशीलता। इस विषय पर जो भी अपडेट होंगे हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अपने तीनों ही मेहमानों का, राजेंद्र रत्नू सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजेंद्र सिंह सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अंजलि अग्रवाल मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसके साथ ही आपदा के सामना के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।